हाँ जी, ठंड एकदम बढ़ चुकी है और इस ठंडी ठंडी फिजाओं में करते हैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग, कि हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। टोटल देखा जाए तो कुल मिला के आपको 4 से 5 प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, बाकी रिमेनिंग 3-4 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टोटल इस टॉपिक के ऊपर बनेगी 2 वीडियो, जिसमें कि हम आज की क्लास में बात करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम की और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बची हुई प्रॉब्लम की। अब भैया ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर बाकी बची हुई जो 2-3 प्रॉब्लम है वो छोटी छोटी है, नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी। और तो और अलग से फर्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉब्लम्स क्या है, और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है टाइम लैग, या फिर कभी कभी इसको बोलते हैं लैग्स इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो कभी कभी इस फर्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर भी एग्जाम में 8-8 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों है टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब क्या है भाई साहब? टाइम लैग का मतलब यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है, उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है और उसका इफेक्ट जानने में टाइम लगता है। भैया कहना क्या चाह रहे हो? तो बेटा मान लो आज हमने सोचा कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे, तो अगर आज सोचा है ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज बनाएंगे और कल से उसको इंप्लीमेंट भी कर देंगे। भाई साहब आज अगर सोचा है तो उसको बनाने में, उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा, फॉर एग्जांपल आज मान लो 11 अक्टूबर है, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई और 12 अक्टूबर कल आपने अप्लाई कर दी। नहीं जी, इसके ऊपर प्रॉपर टाइम लगता है। चलो अप्लाई भी कर दी, इंप्लीमेंट भी कर दी। अब मान लो आपने 1 महीना लग गया, 2 महीने लग गया और 2 महीने में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पूरी कंप्लीट होगी, आपने इंप्लीमेंट भी कर दी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने इंप्लीमेंट कर दी तो उसका इफेक्ट आपको अगले ही दिन से देखने को मिल जाएगा। नहीं, आपने इंप्लीमेंट किया तो इंप्लीमेंट करने के बाद भी उसका इफेक्ट देखने में टाइम लगता है। भाई फॉर एग्जाम्पल जो बॉयज बैठे हैं, भाई जिम में जाते हो ना, अब ये तो है नहीं कि आज से आपने जिम जाना स्टार्ट किया और बेटा कल से बॉडी बन गई और चल रहे हो ऐसे करके। भाई ऐसा नहीं होता। आज से आपने जिम जाना स्टार्ट किया तो जो उसका इफेक्ट है वो आपको, अच्छा इफेक्ट आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद दिखेगा, जब आपकी बॉडी बन जाएगी, फिर लड़की आपको देख के अट्रैक्ट होगी। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी सेम ऐसे ही हाल है। पहला उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है। आज आपने सोचा तो इस चीज को लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में आपको टाइम जाएगा, और जिस दिन इंप्लीमेंट हो जाएगी तो इंप्लीमेंट होने के बाद उसका इफेक्ट देखने में टाइम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने सोचा कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे, अब वो कैसे बनाऊंगा, कितनी परसेंटेज मेरे को रखनी है, बैंक रेट, CRR सब कितना होगा, ये सब सोचने में मान लो 2 मंथ लग गए और 2 महीने बाद मेरी मॉनेटरी पॉलिसी बन के तैयार हो गई। अब 2 महीने बाद जैसी पॉलिसी बनी उसको मैंने देश में कर दिया लागू कि अब से ये मॉनेटरी पॉलिसी चलेगी। अब उसका इफेक्ट देखने में भी मुझे टाइम जाएगा, 1-1 साल तक का टाइम लग जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखने में। तो यहां पे टाइम लैग की बात करें तो यहां पे 2 प्रकार के टाइम लैग आ रहे हैं। सबसे पहला, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। आज आपने सोचा तो उसको लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन लैग। और जिस दिन आपने इंप्लीमेंट कर दी, अब उस दिन से जब तक वो इफेक्ट में प्रॉपर नहीं आ जाती, जब तक उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल जाता, वो टाइम गैप कहलाएगा इफेक्टिवनेस लैग। तो टाइम लैग बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंप्लीमेंटेशन लैग, जो टाइम लगा इंप्लीमेंट करने में। एक होता है इफेक्टिवनेस लैग, जो टाइम लगा उसका इफेक्ट देखने में। समझ में आ गया? तो टाइम लैग के अंदर 2 बातें पढ़नी है, तो हम पहले पढ़ेंगे इंप्लीमेंटेशन, फिर पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस लैग। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है एक बार पहले उसको देखो। तो यहां पे साफ साफ कह रहा है द टाइम लैग इज द पीरियड बिटवीन द टाइम मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड, कि एक तो वो टाइम
जो इंप्लीमेंट होने में लगा, एंड एन इकोनॉमिक इंपैक्ट इज फेल्ट, और एक तो वो टाइम जब उसका इंपैक्ट हमने महसूस किया, जब हमने उसका इफेक्ट देखा। तो जो भी इंप्लीमेंट होने में और जो भी उसका इफेक्ट देखने में टाइम लगता है, उसी को अपन लोग टाइम लैग कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैग्स। लैग्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंप्लीमेंटेशन लैग, इंप्लीमेंट होने में जो टाइम लगा, और एक इफेक्टिवनेस लैग, उस चीज का इफेक्ट देखने में जो टाइम लगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपना इंप्लीमेंटेशन लैग। तो क्या बोलता है, देयर इज अ टाइम लैग फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है, जिसको इंप्लीमेंटेशन लैग कहते हैं। इट टेक्स सम मंथ्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर आज हमने सोचा तो उसको इंप्लीमेंट करने में, प्रॉपर लागू करने में कुछ महीने लग जाते हैं। अब वो महीने कैसे कैसे लगते हैं, आओ इसको मैं एक बार आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मेरी जरा बात को सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला हमारा होगा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। भाई मान लो मेरे को देश में मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मैं कैसी बनाऊंगा, उसको कैसे अप्लाई करूंगा, कितना बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब मुझे सोचना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा मेरी देश की स्थिति क्या है, मेरे देश में इस समय कंडीशन क्या है, मेरे देश के हालात कैसे हैं। जब मेरे को मेरे देश के हालात, स्थिति, कंडीशन के बारे में पता चलेगा, जब मेरे को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि देश में इस समय चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाऊंगा ना। फॉर एग्जांपल मुझे पता होना चाहिए कि मेरे देश में सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देश में इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने में यूज होता है। तो मैं सीपीआई निकालूंगा, इट मींस अल्टीमेटली इन शॉर्ट मैं देश में इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन मैंने जब चाहूं तब कर लूंगा। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए मुझे एक साल तक का वेट करना पड़ता है। या मान लो मैं हर 3 महीने का निकाल रहा हूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैं हर 3 महीने में इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो सीपीआई निकालूंगा। मैं देश का जीडीपी निकालूंगा कि देश में जीडीपी की स्थिति क्या है, हर क्वार्टरली निकलता है जीडीपी, मैं 3 महीने वेट करूंगा, देश का जीडीपी निकालूंगा। मैं देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालूंगा, देश में बेरोजगारी का लेवल कितना है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी मैं पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब मैं सोचूंगा, अब मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कि इन सब डेटा को देखते हुए मुझे देश में बैंक रेट कितना रखना है, मुझे देश में सीआरआर कितना रखना है, एसएलआर कितना रखना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है भाई साहब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेना। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफी टाइम जाता है, ये तो है नहीं कि आज मैंने बोला कि बताओ मुझे सीपीआई कितना है, बताओ जीडीपी कितना है, बताओ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। नहीं जी, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें टाइम जाएगा। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जो मेरे को टाइम लगता है, इस चीज को बच्चों अपन लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन लैग। मैंने ऊपर लिख दिया, इसे क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन लैग्स। और मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि 3 महीने मेरे को लग गए इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जो भी मेरा टाइम लगा उसको मैं बोलूंगा क्या, उसको मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन लैग। चलिए भाई साहब मेरे को इंफॉर्मेशन तो मिल गई। अब इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद अब मैं सोचूंगा कि मेरे को अपना सीआरआर कितना रखना है, मेरे को एसएलआर कितना रखना है, मेरे को बैंक रेट कितनी रखनी है, मेरे को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितनी रखनी है। ये सारी बातें मैं सोचूंगा कि इन सबको देखते हुए कि बैंक रेट इतना रखना चाहिए, रेपो रेट इतनी रखनी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट इतनी रखनी चाहिए। तो अब इसको भी सोचने में टाइम जाएगा, ये तो है नहीं कि एकदम से ही सोच लिया। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, सोचूंगा, फ्यूचर का भी सोचूंगा, और इन सबको देखते हुए मैं इन सब की रेट को तय करूंगा। और इन सब की रेट तय करने में बेटा मान लो मेरे को लग गया 1 महीना। अब इसमें जो टाइम लगा, इन सब रेट को सोचने में, तय करने में जो मेरे को टाइम लगा, उस टाइम पीरियड को बच्चों बोलते हैं रिकॉग्निशन लैग्स। क्या बोलते हैं उसको जी, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन लैग्स।
कि मेरे को जो भी टाइम लगा इन सबको सोचने में। अब भाई साहब मैंने इन सबको भी सोच लिया कि मुझे कितना कितना क्या रखना है। अब इसके बाद आखिरी स्टेप क्या है जी? इसके बाद आखिरी स्टेप मेरा ये बनता है, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बनाई, मैंने सोच लिया इतना बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, और मैंने सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट पे, एक पेज पे लिख लिया। मैंने पूरी उसकी टाइप करके रिपोर्ट तैयार करी। अब ये ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैंने सोचा उस दिन ही लागू हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट को मुझे अलग अलग कमेटी से पास करवाना पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट को आरबीआई की जो अलग अलग कमेटी है, ये रिपोर्ट पहले जाएगी इस कमेटी के पास, वो रिपोर्ट पूरे पढ़ेंगे, चेक करेंगे, अच्छा सही है, उन्होंने पास कर दिया। फिर ये रिपोर्ट आगे पहुंचेगी, फिर रिपोर्ट आगे पहुंचेगी। तो इट मींस अब थोड़ा लीगल वर्क होगा, थोड़ा लीगल काम होगा। रिपोर्ट बन चुकी है, अब उस रिपोर्ट को अलग अलग कमेटी से पास आउट करवाना है, और अलग अलग कमेटी से वो रिपोर्ट पास आउट होगी, और लास्ट में जो मेन कमेटी होगी, जब वहां से भी पास आउट हो जाएगी, तब जाके मॉनेटरी पॉलिसी मेरी इफेक्ट में आएगी, तब जाके उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा। अब मान लो तो लास्ट में क्या है कि लास्ट में मेरे को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अलग अलग जगह से पास करवाना पड़ेगा, और मान लो इस अलग अलग जगह से पास करवाने में मेरे को लग गया 1 महीना। कितना लग गया मेरे को? 1 महीना। और इस चीज को, इस टाइम गैप को बच्चों बोलते हैं लेजिस्लेटिव लैग। क्या बोलते हैं इसको? लेजिस्लेटिव लैग, क्योंकि यहां पे लीगली काम हो रहा है। अब लीगल तरीके से इसको अलग अलग कमेटी से पास करवाना पड़ेगा, इसलिए क्या बोला उसको मैंने? लेजिस्लेटिव लैग। और तब जाके मेरी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आएगी। तो कुल मिला के 3 महीने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, 1 महीने रिकॉग्निशन में, और 1 महीने उसको पास करवाने में लेजिस्लेशन में, तब जाके मेरे पूरे के पूरे 5 महीने खर्च होंगे। और जब मेरे पूरे के पूरे 5 महीने खर्च हो जाएंगे, तो इस पूरे के पूरे 5 महीने को बच्चों बोला जाएगा इंप्लीमेंटेशन लैग। तो यहां पे आप देख रहे हो कि मेरे को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने में 5 महीने लग गए, इसे बोलूंगा इंप्लीमेंटेशन लैग। तो इन सब को जोड़ के, इन तीनों लैग्स को जोड़ के इंप्लीमेंटेशन लैग बनता है। होपफुली इंप्लीमेंटेशन लैग क्या है समझ में आ गया होगा। अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो जरा देखेंगे, अब पढ़ते हैं यहां पे क्या लिखा है। तो यहां पे लिखा है कि इंप्लीमेंटेशन लैग्स हैव 3 कैटेगरी। इसकी भी 3 कैटेगरी है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन लैग, कि देयर इज अ लैग इन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। देश के स्टेट, हालात जानने के लिए कि देश में स्थिति क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी लैग में टाइम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे इट टेक्स मंथ फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट इन्फ्लेशन। अब भाई देश में महंगाई कितनी है, देश में जीडीपी कितना है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो देश में बेरोजगारी कितनी है, तो इन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में भी टाइम जाता है। उसके बाद आता है रिकॉग्निशन लैग। बोलता है आफ्टर द गेटिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद, ठीक है, नाउ पॉलिसी मेकर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द एक्शन नीडेड टू करेक्ट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अब इंफॉर्मेशन मिल गई, अब उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने देश की स्टेट को, हालात को ठीक करने के लिए, कि जो भी देश में प्रॉब्लम है उन्हें करेक्ट करने के लिए हमें क्या एक्शन लेने की नीड है, हम कितनी रेपो रेट, कितना बैंक रेट, कितना सीआरआर रखे, इन सबको हमें क्या रखने की नीड है, देश की हालात को ठीक करने के लिए हमें क्या एक्शन लेने की नीड है। तो जो भी टाइम लगता है उसको डिसाइड करने में कि हम क्या एक्शन लेंगे, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन लैग। एग्जाम्पल के तौर पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट शुड बी बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, कि ये सब क्या होना चाहिए ताकि हम अपने देश के हालात को ठीक कर सके। इतनी बात समझ में आ गई। जब ये भी हो जाएगा तो उसके बाद बच्चों आता है लेजिस्लेटिव लैग। यहां पे क्या लिखा है? आफ्टर डिसाइडिंग द एक्शन विच इज नीडेड। अब हमने ये भी सोच लिया कि भाई हम एक्शन क्या लेंगे, हम बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर क्या रखेंगे, ये भी सोच लिया। देयर इज अ लैग इन द
enactment of the appropriate legislation needed for a policy to occur which is called legislative lag। तो बोलता है कि टाइम लगता है उस पॉलिसी को इनेक्टमेंट होने, मतलब उसको लागू होने में, उसको अलग अलग जगह से पास आउट होने में टाइम लगता है, और जो भी टाइम उसको पास आउट होने में लगेगा, उसको अकर होने में, लागू होने में जो भी टाइम लगेगा, या जो भी लेजिस्लेशन, जितनी भी लीगल एक्टिविटी लगेगी, उस लीगल एक्टिविटीज को पूरा करने में जो टाइम जाता है उसी को लेजिस्लेटिव लैग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत सारी कमिटी से पास होना पड़ता है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, और तब जाके आपका इंप्लीमेंटेशन लैग फिनिश होता है। तो होपफुली इंप्लीमेंटेशन लैग क्या था पल्ले पड़ गया। तो अभी हमने टाइम लैग में इंप्लीमेंटेशन लैग को पढ़ लिया, अब एक लैग और बचा इफेक्टिवनेस लैग, तब दोनों को मिला के बनता है आपका टाइम लैग। ये थी मॉनेटरी पॉलिसी की पहली प्रॉब्लम, आगे पढ़ते हैं उसको। अब अगला है बच्चों इफेक्टिवनेस लैग। अब इफेक्टिवनेस लैग क्या है? इफेक्टिवनेस लैग का मतलब यह है जो भी टाइम लगा मॉनेटरी पॉलिसी लागू होने से लेके उसके इफेक्ट में आने तक। अब जरा मेरी बात को देखना, मान लो बहुत ध्यान से कि भैया 5 महीने लग गए इंप्लीमेंटेशन होने में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1 जनवरी 2022 को हमने डिसाइड किया कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी लागू करेंगे। इसको इंप्लीमेंट होने में लग गए 5 महीने। इट मींस 1 मई 2022 को ये पॉलिसी आपकी एक्शन में आई। इस दिन ये पॉलिसी बच्चों मान लो आपकी इंप्लीमेंट हो गई। तो 1 जनवरी से लेके 1 मई तक का टाइम को बच्चों बोला जाएगा आपका इंप्लीमेंटेशन लैग। अब जिस दिन ये लागू हुई, अब 1 मई से लेके मान लो इसका इफेक्ट देखने को, कि इसका जो प्रभाव पड़ना स्टार्ट हुआ, इसका प्रभाव पड़ना भाई साहब मान लो स्टार्ट हुआ आपका 1 साल बाद, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट लगने में, इसका इफेक्ट देखने में टाइम लग जाता है। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। मान लो कि इसका इफेक्ट, चलो मैं थोड़ा टाइम ले लिया, मान लो 1 जून 2023 से इसका प्रभाव देखने को मिला। ये 1 जून 2023 में प्रॉपर तरीके से देश में लागू हो गई। इसका इफेक्ट 1 जून 2023 से देखने को मिला। बोले तो हमारे 13 महीने लग गए मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखने में। तो इस 13 महीने के गैप को बच्चों बोला जाएगा इफेक्टिवनेस लैग। समझ में आ गया? तो ये जो 5 महीने वाला गैप था इसको बोलूंगा इंप्लीमेंटेशन लैग, इसको बोलूंगा इफेक्टिवनेस लैग, और 5 महीने और 13 महीने कुल मिला के 18 महीने लग गए, और 18 महीने को बच्चों बोला जाएगा टाइम लैग। इसे क्या बोलेंगे? इस 18 महीने को बच्चों बोलेंगे टाइम लैग। ठीक है, ये एग्जांपल अलग था, ये एग्जांपल आपका अलग है। तो समझ में आपको आ चुका है मेरे ख्याल से कि टाइम लैग में होता है एक तो इंप्लीमेंटेशन का टाइम, एक उसके इफेक्टिवनेस का टाइम। 5 महीने लग गए इंप्लीमेंटेशन में, 13 महीने उसका इफेक्ट देखने में, कुल लग गए 18 महीने। तो 18 महीने का पूरा टाइम लगा उस मॉनेटरी पॉलिसी में, दैट इज द टाइम लैग। इतनी बात समझ में आपको आ गई? अब पढ़ते हैं इसको, अब इफेक्टिवनेस लैग को थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे बोल रहा है द इफेक्टिवनेस लैग is the time between a monetary policy action is taken and effect of that policy realize। कि वो टाइम जब एक्शन लिया गया, मतलब जब पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट हुई और जब उसका इफेक्ट रियलाइज किया, जब उसका प्रभाव देखा गया, तो जिस दिन पॉलिसी आपकी टेकन में आई, जिस दिन आपकी इफेक्ट में आई, आपकी इंप्लीमेंट हुई, और जब उसका इफेक्ट रियलाइज किया गया, उसके बीच के टाइम को इफेक्टिवनेस लैग कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व लॉन्गर डिलेस। भाई मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखने में लंबा समय लग जाता है, लॉन्गर डिले होता है। द टाइम बिटवीन अ चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, चेंज का मतलब वही कि जब आपने इंप्लीमेंट करी, जब आपने चेंज करी, पहले कोई और थी और इस बार कोई और पॉलिसी आ गई, पहले कुछ और था, इस बार पॉलिसी को आपने चेंज करा, नई पॉलिसी लेके आए, उस नई पॉलिसी को आप इफेक्ट में लाए, इसलिए क्या बोला गया? इसको बोला गया चेंज। तो
तो जब आपने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करी, जब आप नई पॉलिसी लेकर आए, जब आपने नई पॉलिसी लागू करी, पुरानी वाली को हटाया और नई वाली पॉलिसी लागू करी, तो वो समय और जब उसका अल्टीमेट इफेक्ट देखने को मिला वो समय, और ये समय लगभग 12 से 13 महीने या इससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो इस 12-13 महीने को जब पॉलिसी लागू हुई और जब उसका इफेक्ट देखने को मिला, तो उस 12-13 महीने के गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? इस 12-13 महीने के गैप को बच्चों अपन लोग बोलेंगे इफेक्टिवनेस लैग। अब यहां मैंने एग्जाम्पल दिया, अब एग्जाम्पल जरा समझना यहां पे क्या है। तो यहां पे लिखा इफ देयर इज अ फॉल इन सीपीआई। अब जरा मेरी बात को सुनो बेटा, मान लो आपका सीपीआई घटा। सीपीआई का बच्चों मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मान लो आपका सीपीआई घटा, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से घटने का बच्चों मतलब है, इसका बच्चों मतलब है जो इन्फ्लेशन है, जो देश में महंगाई है वो कम हो गई, मतलब देश में प्राइस का लेवल कम हो गया। अब देश की स्थिति को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देश में प्राइस के लेवल को बढ़ाएंगे, देश में कीमतों को, देश में बच्चों प्राइजेस को बढ़ाया जाएगा। अब वो कैसे बढ़ाया जाएगा? तो जरा देखो अब क्या होगा। जैसे ही सीपीआई घटा, महंगाई घटी, इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए आरबीआई देश में मनी सप्लाई बढ़ाएगा। जैसे ही देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, देश में लोन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, जनता के पास पैसा होगा ज्यादा, जिससे क्या होगा? देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा। यस, जब देश में मनी सप्लाई बढ़ती है, जब देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, जनता के पास ज्यादा पैसा होगा, जनता डिमांड ज्यादा करेगी, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा। और आपको पता है जब देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उससे देश में प्राइस का लेवल भी बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? देश में प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। तो जो प्राइस का लेवल पहले कम हो रहा था, इन्फ्लेशन घट रही थी, मतलब जब देश में प्राइस का लेवल कम हो रहा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घट रहा था, तो वापस प्राइस को बढ़ाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमने इन एक्शन को लिया। अब देख रहे हो समझने में कितना आसान है, थ्योरेटिकली कितना आसान है कि बस प्राइस घटा, जे 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 कर दो, प्राइस बढ़ जाएगा, बस इतनी सी बात है। समझने में कितना आसान है, थ्योरेटिकली कितना आसान है। बट जितना थ्योरेटिकली आसान है कि थ्योरेटिकली क्विकली देखो आपका एकदम से हो गया, जल्दी से आपने एकदम समझ लिया कि भाई ये करना पड़ेगा। तो जितना क्विकली ये थ्योरेटिकली हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना क्विकली नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉपर 1 साल 1.5 साल लग जाता है इसको इफेक्ट में आने में। तो वही बात यहां पे बोली गई है कि अगर मान लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटता है, इट मींस प्राइस घटते हैं, तो आरबीआई ट्राई करेगा कि प्राइस लेवल को बढ़ाया जाए। कैसे? मनी सप्लाई को बढ़ा के। तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इससे अल्टीमेटली क्या होगा? इससे अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। तो बोल रहे हो, देख रहे हो कि यहां पे कितना क्विकली थ्योरेटिकल मॉडल में समझने में कितना जल्दी में हो गया, लेकिन बट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप इसको अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली, तो ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होती, उसको होने में टाइम लगता है, इफेक्ट में आने में टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एग्जाम्पल लिया गया यूएस का, अमेरिका का। यहां पे एग्जाम्पल लिया गया अमेरिका का, और यह बोला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका में जितनी भी रिसेशन आए, जितनी भी मंदियां आई, वो मंदी कभी भी 1 साल से ज्यादा नहीं टिकी, 1 साल से कम तक ही मंदी रही। अब देखो मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं, समझना ध्यान से। अमेरिका में जितने भी रिसेशन आए, जितनी भी मंदियां आई, वो मंदियां 1 साल से ज्यादा नहीं टिकी, 1 साल के अंदर अंदर वो रिसेशन खत्म हो गए। अब मान लो, बहुत सुनना बात को ध्यान से, आज अमेरिका में एक रिसेशन आया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। मान लो कि 2022 की बात है, मान लो 1 जनवरी 2022 की बात है। आज अमेरिका में कोई रिसेशन आया, और इस रिसेशन को देखते हुए आज ही 1 जनवरी 2022, बेटा मान लो आज ही हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, और फिर उसको इंप्लीमेंट करने में और टाइम गया, उसको इफेक्ट में आने में टाइम, ऑब्वियस ही बात है
जब मेरे को प्रॉब्लम चलेगी पता तभी तो मैं एक्शन लूंगा। अब आज से रिसेशन मान लो स्टार्ट हुआ, तो उसको देखते हुए आज से ही हमने मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना स्टार्ट किया, उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम गया और फिर उसको इफेक्ट में आने में टाइम गया। अब कितना भी ना कर लो कि जल्दीबाजी में हो, कितना भी ना कर लो, उसको फिर भी इंप्लीमेंट होने में, इफेक्ट में आने में मान लो 1.5 साल तो लग ही जाएगा। कितना भी आप ना कर लो, कितनी भी जल्दीबाजी कर लो कि नहीं जल्दी पॉलिसी बनाएंगे, इफेक्ट में लेके आएंगे, इफेक्ट में आने में 1.5 साल तो लग ही जाएगा। जबकि रिसेशन तो आपका 1 साल में वो खत्म ही हो जाएगा। तो देख रहे हो, मतलब कहने का ये है कि भाई साहब जिस चीज के लिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई वो चीज तो पहले खत्म हो गई और मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट तो काफी देर बाद देखने को मिला। मतलब मेरे कहने का ये है कि ऑटोमेटिकली रिसेशन 1 साल में खत्म हो गया, अपने आप ही खत्म हो गया। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी तो अभी भी ढंग से लागू हो ही नहीं पाई। तो कितना डिले है, कितनी देरी है मॉनेटरी पॉलिसी लागू होने में, अप्लाई होने में, उसका इफेक्ट देखने में, कि जिस चीज के लिए हमने उस मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया, जिस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उसको अपनाया, मॉनेटरी पॉलिसी जब तक वो प्रॉपर लागू होती, इफेक्ट में आती, उससे पहले ही प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो ये अब आपको लग रहा है ये तो अच्छी बात है ना, अगर अच्छी बात है प्रॉब्लम पहले खत्म हो गई। अबे अच्छी बात नहीं है, ये हमारी वीकनेस है, लिमिटेशन है कि इतनी देर बाद हमारी पॉलिसी लागू हो पाती है, इफेक्ट में आ पाती है, उससे पहले प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बताना क्या फायदा मिला इस मॉनेटरी पॉलिसी को आपने बनाया, खर्चा किया, इससे फायदा क्या मिला? कुछ फायदा नहीं मिला। तो वही हम कहना चाह रहे हैं यहां पे कि यहां पे लिखा है द एवरेज लेंथ ऑफ रिसेशन इन यूएस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड हैज बीन लेस देन 1 ईयर। कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से यूएस में जितने भी रिसेशन आए वो लगभग 1 साल से कम के ही रहे। एंड इफेक्टिवनेस लैग फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कैन लास्ट टेक अ ईयर और इवन मोर। एंड दूसरी बात क्या है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस लैग को जाने की इफेक्ट होने में कितना टाइम जाएगा, तो वो टाइम 1 साल या उससे ज्यादा भी लगता है। तो अब दोनों बात को यहां पे लिंक करो। लिंक कैसे करो कि अमेरिका में रिसेशन 1 साल में खत्म हो जाता है, जबकि उस रिसेशन से निपटने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई उसका इफेक्ट हमको 1-1.5 साल बाद देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या कि भाई इतनी अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थी, इतनी अच्छी होती तो पहले ही रिसेशन खत्म होने से पहले ही वो ढंग से लागू हो जाती और रिसेशन खत्म कर देती। रिसेशन अपने आप खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली खत्म हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी ने कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे इफ अ रिसेशन स्टार्ट टुडे, तो मान लो अगर कोई रिसेशन स्टार्ट आज होता है, वी वुड एक्सपेक्ट इट टू बी ओवर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले ही ओवर बिफोर, वो पहले ही खत्म हो जाएगा, बिफोर एनी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कुड बिगिन टू फिनिश इट। कि कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी उसे खत्म करती, उसको फिनिश करती, उससे पहले ही वो रिसेशन खत्म हो जाता है। इट मींस मॉनेटरी पॉलिसी ने कुछ नहीं किया और इतने देर में अप्लाई हुई, उससे पहले तो वो खत्म ही हो गया। एक होता है ना भाई, बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, इतनी देर में खाना बना कि खाना खाने से पहले ही अब भूख ही मेरी मर गई, मेरी भूख खत्म हो गई, अब क्या करूं खाना खा के मैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अच्छी चीज नहीं है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है, ये प्रॉब्लम है हमारी एक। ठीक है, इसके लिए अब इस चीज के लिए एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि इसके लिए आप एक काम करो, इसके लिए आप एक काम करो कि अपने देश में मनी सप्लाई को हर साल 3% से बढ़ाओ। अपने देश में मनी सप्लाई को हर साल 3% से बढ़ाना चाहिए, भले ही बिजनेस कंडीशन कुछ भी हो। बिजनेस कंडीशन कुछ भी होने का मतलब है भले ही बिजनेस साइकिल कुछ भी हो, रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, बूम हो, कुछ भी हो, अगर आप हर साल 3% से मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा किसने बोला? ऐसा एक इकोनॉमिस्ट है, मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला। तो एक तरीका यह हो गया कि हर साल 3% से एक देश को मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। एक तरीका और निकाला, ठीक है,
अंदर सॉल्यूशन ये निकाला गया कि सेंट्रल बैंक को पहले ही फोरकास्ट कर लेना चाहिए कि एक साल बाद हमारी इकोनॉमी, आज से फ्रॉम नाउ, कि आज से ईयर, एक साल बाद हमारी इकोनॉमी कहां पे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात को सुनो, यहां पे एक तरीका और निकाला गया। और क्या बोला गया, वो ये बोला गया कि मान लो आज है 1 जनवरी 2022 और मुझे चला पता, सुनना बहुत ध्यान से, मुझे चला पता कि 1 जनवरी 2023 से देश में रिसेशन चालू हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 से देश में रिसेशन चालू हो जाएगा। अब तक हम करते क्या थे, जब रिसेशन चालू हुआ तो इससे निपटने के लिए हमने उसी दिन मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। ठीक है, अब जब तक ये आगे बढ़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी लागू होगी, इंप्लीमेंट होगी, और जब तक मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में आएगी ये खत्म पहले ही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रिसेशन 1 जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ और मुझे पता है कि ये 1 साल तक चलेगा। ये 1 जनवरी 2024 तक जो है रिसेशन ये देश में चलेगा, ऐसे मैंने एज्यूम किया। तो एक काम करता हूं ना, 1 साल बाद देश में रिसेशन आने वाला है, उससे निपटने के लिए मैं आज से ही मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना स्टार्ट करता हूं। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा मैंने आज से मॉनेटरी पॉलिसी बनाना स्टार्ट किया, अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा हूं, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करूंगा, उसको इफेक्ट में लेके आऊंगा, और मान लो ऐसे करने में मेरे को 1.5 साल लग जाएंगे। और 1.5 साल बाद मान लो क्या आएगी, 1.5 साल बाद एक तारीख आएगी 1 जुलाई 2023। अब आप देख पा रहे हो कि 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, 1.5 साल मेरे को लग गए उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट होने में। और ये पॉलिसी मैंने क्यों बनाई थी जी, ये वाली पॉलिसी बनाई थी मैंने अगली साल के रिसेशन के लिए, कि वो रिसेशन मेरे को खत्म करना है पॉलिसी के माध्यम से। अब देख रहे हो मैं 1 जुलाई 2023 में ये पॉलिसी मेरी पूरी लागू हो गई, और जो रिसेशन 1 जनवरी 2024 में खत्म होता, बीच में ही मेरी मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, क्योंकि वो पॉलिसी 1 जुलाई 2023 में प्रॉपर लागू हो गई, और उस पॉलिसी ने रिसेशन को तुरंत ही खत्म कर दिया। 1 जनवरी 2024 तक का वेट नहीं करना पड़ा, 1 जुलाई 2023 को ही क्या हो गया, मेरा रिसेशन खत्म हो गया। जो 1 साल बाद ऑटोमेटिकली खत्म होता, मेरी मॉनेटरी पॉलिसी ने उसको 6 महीने पहले ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि इस बार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मैंने 1 साल पहले ही अपना ली थी कि आगे क्या होगा, उसके लिए 1 साल पहले ही मैंने फोरकास्ट किया, अंदाजा लगाया और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, ताकि उस रिसेशन को मैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से फिनिश कर सकूं। होपफुली जो मैंने टाइम लेके, डेट लेके आपको एग्जांपल दिया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रॉब्लम लेकिन क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फोरकास्ट कर पाना कि 1 साल बाद रिसेशन ही होगा, क्या पता वो बूम हो जाए, कि क्या हालात देश में क्या होंगे, देश की कंडीशन क्या होगी। इतना लंबा फोरकास्ट कर पाना, एक साल की भविष्यवाणी पहले ही कर देना, इतना आसान काम नहीं है। तो इसको अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई तभी करना पॉसिबल है जब आप फोरकास्ट एकदम अच्छे से करना जानते हो। अगर आप अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर सकते तो उसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा है, एक दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम पहले ही फोरकास्ट कर ले, भविष्यवाणी कर ले कि आज से 1 साल बाद हमारी इकोनॉमी क्या होगी, सो दैट, ताकि इट कैन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टुडे, ताकि हम आज ही अपने एक्शन ले सके। कब, 1 साल बाद जो रिसेशन होगा या जो डिप्रेशन होगा, जो भी होगा, उसके लिए हम आज से एक्शन ले सके। इसके लिए अपने को फोरकास्ट करना पड़ेगा। एन एक्शन टेकन टुडे वुड शो इट्स इफेक्ट आफ्टर अ ईयर, क्योंकि हमको पता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी 1 साल तो लगाएगी इफेक्ट में आने में। तो अगर मैं आज कोई एक्शन लूंगा तो वो अपना इफेक्ट आज से
1 साल बाद या 1.5 साल बाद दिखाएगी, जब देश में क्या होगा, रिसेशन डिप्रेशन चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही देश में रिसेशन डिप्रेशन आया, मेरी मॉनेटरी पॉलिसी ने इस बार उसको पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि मेरी मॉनेटरी पॉलिसी मैंने पहले ही लागू कर दी थी। उसको लागू होने में 1.5 साल लगता, और जैसे ही रिसेशन डिप्रेशन आया उसके 6 महीने के अंदर वो रिसेशन डिप्रेशन मेरा खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए मैंने 1 साल पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर दी थी। होपफुली समझ में आ गया होगा जो मैं डेट ले लेके बात कर रहा हूं। लेकिन डेट लेके बात करने का फायदा यह है, ये टॉपिक लैग वाला टॉपिक, जो लैग वाला टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक था, लेकिन लैग वाला टॉपिक आपको होपफुली अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा। ये लैग होते क्या है बेटा, ये पैर के लैग की बात नहीं कर रहा मैं, ये LAG वाला है। आगे बोलता है, इफ द फोरकास्ट वॉज एक्यूरेट, अगर आपका फोरकास्ट भविष्यवाणी एक्यूरेट थी, द पॉलिसी एक्शन टेकन टुडे कुड हेल्प इन अचीविंग द फाइनल टारगेट। तो जो आज आपने एक्शन लिया उससे आप अपने फाइनल टारगेट की ओर पहुंच जाओगे। लेकिन कब, अगर आपका फोरकास्ट एक्यूरेट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिक्कत यह है, इकोनॉमिक फोरकास्ट ओवर अ ईयर और मोर आर नॉट वेरी एक्यूरेट। लेकिन 1 साल के बाद क्या होगा या 1.5 साल के बाद क्या होगा, इस चीज का अंदाजा लगाना इतना पॉसिबल नहीं होता। इतने अच्छे तरीके से, इतने एक्यूरेटली हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाते। थोड़ी बहुत तो समस्या हमको होती ही है। समझ में आ गया। तो ये थी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की पहली प्रॉब्लम, दैट इज द टाइम लैग। तो टाइम लैग के ऊपर सिंपल ये भी बोलता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में लैग क्या है। एग्जाम में 8 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।